Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर अब्बास और एक्सेलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानिब से आज हमें एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है और उस टॉपिक का नाम है कॉमनली नोन मिस्टेक्स। इसकी ज़रा मैं वजाहत करता चलूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पूरा साल अच्छी तरह से टॉपिक्स को समझा, तमाम टॉपिक्स को समझा, आप लोगों ने अच्छी तरह से पास्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस की, बोर्ड की तरफ से जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस की। लेकिन अक्सर औकात बच्चों को ये कंप्लेंट्स होती हैं कि जब हम पेपर देकर आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारे मार्क्स नहीं आते, जबकि उनके मुताबिक उन्होंने तमाम चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो बिल्कुल सही कर रखी होती हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आते हैं। तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई रीज़न है। कहीं ना कहीं वो जाकर अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं और बदकिस्मती से उनको खुद भी नहीं पता होता जब वो पेपर कर रहे होते हैं कि हम ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं कि जिसके बोर्ड में हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पहला पेपर है, उसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज ये बताएंगे कि हर चैप्टर में आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है ताकि आपकी जो मार्क्स हैं, छोटे छोटे मार्क्स हैं, वो लूज ना हो। देखिए, याद रखिएगा, अकाउंटिंग के पेपर में सिर्फ सॉल्यूशन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आपको प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग, तो इस कॉमनली नोन मिस्टेक्स की सीरीज में हमने उन्हीं मिस्टेक्स को बेस बनाया है जो कि बज़ाहिर बहुत माइनर है, लेकिन बच्चों को पेपर करते वक्त आइडिया नहीं होता कि वो माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके थोड़े थोड़े मार्क्स जो है वो कटते हैं और ये थोड़े थोड़े मार्क्स जो है वो 10 to 15 मार्क्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उनके मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं आते जो उन्होंने सोचे होते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ सवाल सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स, इन तमाम चीज़ों की जो है वो अपनी अपनी जगह नंबर होते हैं, इन तमाम चीज़ों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को मैंने जहन में रखा और क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का पहला पेपर अकाउंटिंग का ही है, तो इसीलिए आज हम सबसे पहले आपको बेसिक जनरल का जो टॉपिक है उसमें होने वाली कॉमनली नोन मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि जनरल का फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। देखिए, हम बात फॉर्मेट से ही शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें आपको ऐसी लगेंगी कि ये बहुत माइनर है, लेकिन इन चीज़ों को आप माइनर शायद समझ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में और एग्जाम में जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और जो एग्जामिनर होता है जो आपकी कॉपीज को चेक करता है, वो इन चीज़ों को माइनर नहीं समझता, उनके लिए चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट किस तरह बनाना है ज़रा देखिएगा गौर से कि मिसाल के तौर पे ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं, समझ लें कि ये मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड और ये जो मार्जिन है ये मेरा पेज एंड हो रहा है, ठीक है, सही। तो आपको देखना ये है कि मैं आपको कुछ मेजरमेंट्स बता रहा हूँ, उन मेजरमेंट्स के मुताबिक जो है वो आपको फॉर्मेटिंग करनी है। ये हार्ड एंड फास्ट मेजरमेंट्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर जो है वो उसके हाथ में एक स्केल होगा और वो इसकी मदद से चेक करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक रफ आइडिया देने के लिए है। और जब आप इसको अच्छी तरह से 3-4 बार बना लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉलम कितने विड्थ का आपको बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किस तरह बनाएंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपने यहां से शुरू करना है, सबसे पहले पेज के लेफ्ट हैंड साइड से डेट का जो कॉलम आप बनाएंगे अंदाजन आप बना सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद फौरी तौर पर आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम नहीं बनाएंगे, तरीका बता रहा हूं फॉर्मेट किस तरह बनाना है आपको। आपने सबसे पहले डेट का कॉलम बनाया, आप पेज के राइट साइड पर आए और अमाउंट के जितने भी कॉलम होते हैं वो बनते हैं बच्चों 2.5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ और उसके बाद आप डेबिट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये कॉलम आपके बन गए और पीआर का इस वक्त कोई यूज नहीं है, लिहाजा आप इसको 1 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं। तो आप नोट कीजिए ये बात कि जैसे ही आपने पीआर की एक लाइन इस तरह से खींची, वैसे ही ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन का कॉलम आपका बन जाएगा, इसकी कोई मेजरमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। और अगेन मैं रिपीट करता चलूं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट मेजरमेंट्स नहीं है, ये अंदाजे की बुनियाद पर जब आप बनाएंगे तो इसी तरह का कुछ फॉर्मेट आपका बनेगा। बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि अक्सर औकात बच्चे पीआर का कॉलम सिर्फ इतना सा बनाते हैं,
ठीक है, जो कि एक प्रेजेंटेबल वे नहीं नजर आती। ठीक है, इसी तरह अमाउंट का कॉलम इतना छोटा बनाते हैं कि अमाउंट को बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड वे में वो लिखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि जितना आपका फॉर्मेट, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होगी, इसके मार्क्स, इसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी। तो यहां तक हमने आपको फॉर्मेटिंग की बात बताई कि किस तरह से जो है वो जनरल जर्नल का फॉर्मेट प्रेजेंटेबल वे में बनाना है। अब हम आते हैं सबसे पहले इसकी हेडिंग पर कि आपको किस तरह से इसकी हेडिंग देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेस का नाम। लेट्स सपोज बिजनेस का नाम हमारे पास है ग्लैक्सो ट्रेडर्स। ठीक है, और जिस बुक पे हम काम कर रहे हैं या जो बुक हम बना रहे हैं, हमें उस बुक का नाम लिखना है। ये बुक हम बना रहे हैं कौन सी? जनरल जर्नल। तो बिल्कुल उसके नीचे हम लिखेंगे बच्चों जनरल जर्नल। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि मैं जो बात भी आपसे करूंगा वो बाकायदा दलील के साथ और लॉजिक्स के साथ करूंगा। आपको लॉजिक भी बताऊंगा और आपको इंटरनेशनल ऑथर के रेफरेंसेस भी दूंगा ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि यही सही पैटर्न है। तो जनरल जर्नल के नीचे अक्सर औकात यहां पर दिस वे, यहां पर मैं एक वर्डिंग और देखता हूं जो कि अक्सर औकात आपको भी नजर आई होगी। अक्सर औकात इसके नीचे बच्चे लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड। ये जो हेडिंग है ये एक अननेसेसरी हेडिंग है जो कि होनी नहीं चाहिए। फॉर द मंथ एंडेड की हेडिंग जो है वो जनरल जर्नल के या किसी भी जर्नल के फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। इसका क्या रीजन है? पहले इसकी लॉजिक सुने, फिर मैं आपको रेफरेंस देता हूं। इसकी लॉजिक ये कि देखिए, जितने भी जर्नल्स होते हैं ना, मैं अब उसकी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक बात मैं आपको जरूर कन्वे करूंगा ताकि आपको पता चले कि जो जर्नल्स आपने बनाए हैं उसकी लॉजिक क्या थी। जर्नल्स आपने सिर्फ इस वजह से बनाए ताकि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस थी उसका डेट वाइज रिकॉर्ड आपके सामने कायम हो सके। और आप देख रहे हैं कि डेट वाइज रिकॉर्ड कायम करने के लिए हमने डेट का अलग से कॉलम बनाया है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पर परफॉर्म होगी वो डेट यहां पर मेंशन की जाएगी। जनरल जर्नल या कोई सा भी जर्नल कोई ऐसा जर्नल नहीं होता कि जिसको मंथ के एंड पे बनाया जाता है या जिसको बताने की जरूरत नहीं है कि इस जर्नल का ताल्लुक इस मंथ से है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों मैं इसको अननेसेसरी कह रहा हूं? क्योंकि आपके पास डेट का कॉलम मौजूद है, आपको यहां से पूरी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है कि कौन सी डेट पर, कौन से मंथ पर और कौन से ईयर में क्या ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। तो ये हेडिंग जो है वो अगर आप देते हैं तो बाकायदा हेडिंग के मार्क्स होते हैं और इसको पेनलाइज किया जाता है। ये जो फॉर द मंथ एंडेड की हेडिंग है ये अननेसेसरी है, ये आप ना दें तो बेहतर है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आपको हेडिंग को सिर्फ यहीं तक कन्फाइंड रखना है कि बिजनेस का नाम और इसी के साथ साथ जनरल जर्नल। फॉर द मंथ एंडेड की हेडिंग आप नहीं देंगे। ठीक है, इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी बहुत ब्रीफली। अब बात करते हैं इसके रेफरेंस पर। तो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी एक किताब, ये मिक्स एंड मिक्स की किताब है। ठीक है, इसका 11th एडिशन मेरे सामने, आपके सामने इस वक्त ओपन है। इसका 11th एडिशन आपके सामने इस वक्त ओपन है और आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसकी हेडिंग में भी बिजनेस का नाम लिखा हुआ है और क्लियरली जनरल जर्नल लिखा हुआ है। अगर फॉर द मंथ एंडेड लिखना नेसेसरी पार्ट होता, जर्नल का प्री रिक्विजिट पार्ट होता, तो उसको भी लिखा जाता। ठीक है, तो याद रखिए किसी भी जर्नल में, चाहे आप पेडी कैश बुक की बात करते हैं, आप कैश बुक की बात करते हैं, आप सेल्स एंड परचेजेस जर्नल की बात करते हैं, आप सेल्स रिटर्न्स और परचेजेस रिटर्न्स जर्नल्स की बात करते हैं, जितने भी जर्नल्स आप बनाते हैं उनमें कहीं पर भी फॉर द मंथ की हेडिंग नहीं आती। ये इनएप्रोप्रिएट और अननेसेसरी है। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको ये बताता चलूं कि जिस फॉर्मेट में भी डेट का कॉलम होता है उसमें हम फॉर द मंथ की हेडिंग नहीं देते और जिसमें डेट का कॉलम नहीं होता उसमें हम हेडिंग देते हैं। लेकिन इस फॉर द मंथ की भी एक अलग डेप्थ में लॉजिक है। ठीक है, तो इस पे हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन अननेसेसरी है कि आप ये हेडिंग लिखें। ये हेडिंग आपको यहां पर क्लियर हो गई। मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा आपको कि पॉसिबल मार्किंग स्कीम क्या हो सकती है, ताकि आपको ये बात भी समझ में आए। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि हमने 1 या 2 एंट्रीज गलत बना दी या फिर कुछ हमने मिस्टेक्स कर दी 1 से ज्यादा, तो हमारे पूरे के पूरे जो है वो 12.5 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। ठीक है, आपके मार्क्स को ब्रेक किया जाता है, वो ब्रेकअप मैं आपको इंशाल्लाह आज ही की लेक्चर में डिलीवर करूंगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि आपको हेडिंग किस तरह देनी है। अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग पर। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग में हम कौन सा कॉलम देख रहे हैं? डेट। देखिए, डेट देने का एक तरीका होता है।
ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो डेट के कॉलम से शुरू करते हैं और सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है सपोज कर लेते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए डेट देने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, अब तक जो है वो हमने आपको हेडिंग के बारे में बताया, ठीक है, फॉर्मेटिंग के बारे में बताया। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ये देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा होगा डेट का कॉलम है। देखिए डेट देने का एक प्रॉपर तरीका होता है। मिसाल के तौर पर जनवरी 1, 2019 नॉर्मली डेट हम इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी अक्सर औकात बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि जब वो डेट देते हैं तो वो इसी फॉर्मेट पे उठा के डेट यहाँ पर लिख देते हैं। ये गलत है, आपको इस फॉर्मेट में डेट नहीं देनी। ठीक है, बल्कि आपको डेट किस तरह से देनी है, देखें सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ईयर। मिसाल के तौर पर ये आपकी डबल लाइन है, ठीक है, ये वाली सपोज टू बी, ये आपकी लाइन है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 ये आपने यहाँ पर लिखा ईयर, यहाँ पर आप लिखेंगे मंथ जैन, पूरा तो आ नहीं सकता, जैन डॉट, ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पर लिखा 01। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो डेट का कॉलम है इसको आपने फर्दर 2 कॉलम से ब्रेक किया है। आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो आपके पास एरिया है ये पर्टिकुलर कर दिया गया है डेट के साथ, ये आपका मंथ और ये आपका ईयर। तो डेट लिखने का सही तरीका ये होता है। अगर आप इस तरह से डेट नहीं लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसको पेनलाइज किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पहली एंट्री बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन है कि ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। इसकी एंट्री आप सबको पता है क्या होती है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए डेबिट और क्रेडिट, अब आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में लिखना होता है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, पूरा साल आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है कि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को प्रेजेंट करने का तरीका भी डिफरेंट होगा ना। अगर हम उसी तरह से लिख दें डेबिट को जिस तरह से हमने क्रेडिट को लिखा है, या क्रेडिट को उसी तरह से लिख दें जिस तरह से हमने डेबिट को लिखा है, तो जो रीडर है, ठीक है, वो किस तरह से देखेगा। ठीक है, एज एन अकाउंटेंट आप किस तरह से देखोगे कि आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, कौन सा क्रेडिट किया है। ठीक है, तो कैश डेबिट, इसको हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है, इसको हम टच करके लिखेंगे इस तरह से कैश। जब आपने इसको लाइन के साथ मिलाकर लिखा है इसका मतलब ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ओनर का नाम फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हमने यहां पर लिख दिया सिंपली कैपिटल। अब देखिए कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जो क्रेडिट टाइटल है उसको मैंने जरा सा गैप दे के लिखा है, आप देख रहे हैं यहां पर। इस गैप को हम टेक्निकली कहते हैं कि मैंने यहां पर इसको क्या किया है, इंडेंट किया है। ठीक है, इसको इंडेंट मैंने इसीलिए किया है, गैप इसीलिए दिया है ताकि ये वाजे हो जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये गैप क्लियर गैप होना चाहिए कि नजर आए पढ़ने वाले को कि ये गैप है, और ये गैप क्रेडिट टाइटल को लिखने के लिए दिया जाता है। इस प्रोसेस को, ये जो हमने काम किया है, इस प्रोसेस को टेक्निकली हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा इस इंडेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं कि आप एक एंट्री को किस तरह से इंडेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस लेवल पर आपका पोस्टिंग रेफरेंस का कोई काम नहीं होता, लिहाजा हम कैश के बिल्कुल सामने इसकी अमाउंट लिखेंगे 5 लाख रुपीस। और इसी तरह से तो कैश के बिल्कुल सामने हम उसकी अमाउंट लिख देंगे 5 लाख रुपीस से हमारा कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो 5 लाख रुपीस कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 5 लाख बिल्कुल कैपिटल के सामने आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहली एंट्री को जो है वो रिकॉर्ड किया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। ठीक है, आपको इसमें लास्ट पार्ट क्या होता है एक एंट्री को कंप्लीट करने के लिए कि यू हैव टू डिस्क्राइब कि ये एंट्री जो आपने बना, तो जब आप ये एंट्री बना लेते हैं, अमाउंट्स लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब दिस एंट्री, कि आपने इस एंट्री में किया गया। तो डिस्क्राइब करने के लिए इस पर्टिकुलर एंट्री को, हम इस एंट्री को क्या करते हैं, नरेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। उसको आप अपने अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि क्या हुआ इसमें, द ओनर started business with a cash investment।
तो नरेशन में आपको अपनी वर्डिंग्स में एंट्री को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। अभी नरेशन आपने बना ली, अब जाके ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब आपने ये ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट की जो ट्रांजैक्शन थी, ओनर्स इन्वेस्टमेंट की जो ट्रांजैक्शन थी, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको अपना टाइम सेव करना होता है। अगर हम पेपर में कोई इजाफी चीज़ करते हैं ना, और उसके कोई इजाफी नंबर होते हैं, तो फिर तो ठीक है, हमें वो चीज़ करनी चाहिए और उसका हमें फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक प्रेजेंटेशन में हम एक चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं जिसके एडिशनल कोई मार्क्स हमें मिलने नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो बेहतर ये कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि उसका करना या ना करना बराबर है, ठीक है। तो आपने अक्सर औकात नोट किया होगा, अब मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाया जाता है नरेशन को प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगाना भी नेसेसरी नहीं है, यानी कि अगर आप ना भी लगाएं तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप प्रोमिनेंट करने के लिए करना चाहते हैं कर ले, लेकिन अगेन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह से अक्सर औकात बच्चे एक एंट्री के कंप्लीट होने के बाद इस तरह से लाइन खींचते हैं, ठीक है। उनका मकसद ये होता है कि एक एंट्री दूसरी एंट्री से सेपरेट होती हुई नजर आए, ठीक है। देखिए ये लाइन भी जो है वो नेसेसरी नहीं है, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ना तो ये ब्रैकेट नेसेसरी है ना तो ये लाइन नेसेसरी है। ये लाइन आप क्यों लगा रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, ताकि एक एंट्री दूसरे से डिफरेंट नजर आए। तो ये आप टाइम सेव करके भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो रही है, आप एक लाइन छोड़ दें, आप एक लाइन छोड़ के एंट्री बनाएं। तो जब आप एक लाइन का गैप देंगे तो नेचुरली सी बात है कि आपकी एक एंट्री जो है वो दूसरी एंट्री से बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, डिडक्ट नहीं होंगे। इसी चीज को प्रूव करने के लिए अगेन मैं आपको उसी मिक्स एंड मिक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। मिक्स एंड मिक्स की इमेज आपके सामने बुक की आ रही होगी, ये किसी भी एडिशन को आप इसके फॉलो कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है हर एंट्री, उसके बाद नरेशन तो लिखी हुई है लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं है और कोई लाइन जो है वो नहीं डली हुई, जबकि आप डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन अगेन टाइम आपका बड़ा कीमती है, उसको बचाने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो ये एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है येलो से, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, नरेशन। मार्किंग स्कीम में इस नरेशन के जो मार्क्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, यानी कि एक तो इस एंट्री के मार्क्स, ठीक है, एक इंडेंटेशन के मार्क्स, एक नरेशन के मार्क्स और एक हेडिंग के मार्क्स, तमाम चीजें मिलके एक कंप्लीट पैकेज बनता है 12.5 मार्क्स का, ठीक है। अब दूसरी एंट्री में बनाने जा रहा हूँ, लेट सपोज वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है जैन की 3rd को, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से ईयर और मंथ नहीं लिखूंगा, एक लाइन मैंने छोड़ी क्योंकि मैं यहाँ पर लाइन नहीं लगा रहा, मैंने एक लाइन छोड़ी और यहाँ पर सिर्फ लिखा 03 यानी कि डेट लिखी मैंने, और लेट सपोज वो ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट, डेबिट को हमें वहीं लिखना है जहां पर हमने ऊपर डेबिट को लिखा है ताकि दोनों में सिमिलैरिटी आए, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आपको क्रेडिट को इंडेंट करना है, कितना इंडेंट करना है, जितना आपने ऊपर इंडेंट किया है, जितना आपने ऊपर गैप दिया है, और ये अंदाजन आप इंडेंट करते हैं, आप इतना इंडेंट करें कि ये मुख्तलिफ नजर आए, आप दोनों को मिलाकर भी ना कर दें या आप इतना ज्यादा गैप भी ना दे दें, ठीक है। एक रीजनेबल गैप, एक रीजनेबल मार्जिन होना चाहिए जो कि डेबिट और क्रेडिट को आपस में डिफरेंशिएट करे, ठीक है। तो जितना गैप आपने ऊपर दिया है उतना ही गैप आप यहाँ पर देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कैश क्रेडिट, ठीक है। लेट सपोज इसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज, तो परचेजेस के सामने आपने यहाँ लिख दिया 10,000, ठीक है, और कैश के सामने आपने लिख दिया 10,000, ठीक है। अच्छा, इसकी नरेशन लिख देते, अपने अल्फाज में इसको डिफाइन कर देते हैं कि हमने क्या किया है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, डन। अच्छा, अब यहां पर आप मिस्टेक क्या करते हैं, जब आप दूसरी एंट्री बनाते हैं, मिसाल के तौर पे अब यहां पर हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जब हम दूसरी एंट्री बनाते हैं, इसी को मैं रिपीट करके बता रहा हूं जो मिस्टेक बच्चों से होती है, परचेजेस डेबिट, या तो वो इतना मिलाकर लिखते हैं इस तरह से कैश क्रेडिट कि गैप इन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आता, इन दोनों के दरमियान क्लियर डिस्टिंक्शन जो है वो नजर ही नहीं आती। पढ़ने वाले को ये लग रहा होता है कि ये जो डेबिट है, परचेजेस भी डेबिट हो रहा है और कैश भी डेबिट हो रहा है, जबकि अमाउंट आपने दो अलग अलग कॉलम्स में लिखी है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन के यहाँ पर मार्क्स कटते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अक्सर औकात ये बात भी देखने में आती है कि परचेजेस डेबिट और इतना ज्यादा गैप दे दिया कैश क्रेडिट। अब जाहिर है नजर तो आ रहा है, लेकिन आपने ऊपर कितना गैप दिया है और यहाँ पर कितना गैप दिया है, तो अगर आप गौर से देखें
अब जब आप तीसरी एंट्री बनाएंगे तो उसमें ना जाने आप कहाँ पर वो कैश का टाइटल लिख देंगे या कोई भी टाइटल लिख देंगे, तो ये जिग जैग चला जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने का आसान तरीका क्या होता है, यानी कि अगर आपको इंडेंटेशन प्रॉपर करनी है तो बिल्कुल लाइट, बिल्कुल बारीक पेंसिल से आपने जितना पहले गैप दिया था उसमें एक लाइन खींच लें जो सिर्फ आप ही को नजर आए, और एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप उसको रब कर दें। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कर जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता। हम सिर्फ जोर ये देते हैं कि हमने एंट्री सही बनाई है, ठीक है, हमने अमाउंट सही लिखी है, हमारा आंसर टैली आ रहा है, ये तमाम चीजें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत कम नोटिस की है मैंने, कि अक्सर औकात मैंने ये चीज़ देखी है, ये मिस्टेक है कि लोग यहाँ पर जनरल को टोटल करते हैं। ठीक है, इनको टोटल करते हैं, देखिए इसका टोटल भी अननेसेसरी है और इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, इसकी दलील ये दी जाती है, जो लोग करते हैं या जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कहते हैं कि हम अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो डबल एंट्री सिस्टम की टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो आपकी जनरल में नहीं होती है, वो आपकी होती है ट्रायल बैलेंस में, जब आप लेजर अकाउंट्स की लिस्ट बनाते हैं। हाँ, अगर आपको जनरल एंट्रीज को चेक करना है कि हमने एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक बनाई है या नहीं बनाई है, क्योंकि हमारी तमाम रिकॉर्डिंग उसी सिस्टम पर होती है, तो आप एंट्री वाइज चेक कर लें कि 5 लाख डेबिट 5 लाख क्रेडिट, दैट्स इट। टोटल करने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। ठीक है, तो आप टोटल ना करें, आप जब एंट्री बनाते हैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देख लें कि जितनी अमाउंट आपने डेबिट में लिखी है उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो एक्स्ट्रा है, इसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलते नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात कट जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है वो जनरल एंट्रीज बनाएंगे, जिस तरह से आपको मैंने बताया कि ये एंट्री आपकी बिल्कुल सही पैटर्न पर है, ये सही है, ये आपकी गलत है, इंडेंटेशन मिस्टेक है, ये भी आपकी गलत है, इसमें भी इंडेंटेशन की आपने मिस्टेक की है। ठीक है, प्रेजेंटेशन की आपने मिस्टेक की है। ठीक है, तो याद रखें आप जब भी जनरल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको जहन में रखनी है। अब मैं आपको पॉसिबल मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब आप, ताकि ये बात इस वजह से बताई जा रही है ताकि जब आप बोर्ड के पेपर में जनरल का टॉपिक अटेम्प्ट करें तो आपको पता हो कि मुझे हेडिंग देने पर इतने मार्क्स मिलेंगे, ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है वो इस सवाल में आपकी 8 एंट्रीज आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एंट्री के मुझे कितने नंबर मिलेंगे अगर मैं सही करूंगा तो। ठीक है, तो पॉसिबल मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही फॉलो हो। एक एंट्री जो है वो 1 नंबर की नॉर्मली होती है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 मार्क्स आपको उस वक्त मिलेंगे जब आपने एंट्री बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और बात याद आ गई कि एंट्री कब सही मानी जाती है। अक्सर औकात बच्चे समझते हैं कि अगर हमने अमाउंट गलत लिखी है, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, और हमने टाइटल सही डेबिट और क्रेडिट किए हैं तो हमारी एंट्री सही है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि अगर हमने टाइटल गलत लिख दी है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, लेकिन हमने अमाउंट सही लिखी है तो लिहाजा हमारी एंट्री सही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर ले कि एंट्री को सही होने के लिए दोनों चीजों का सही होना जरूरी है, यानी कि आपने टाइटल्स एप्रोप्रिएट लिखे हो, जो टाइटल बनता है वही लिखा हो। यहाँ पर कैश है तो कैश ही लिखा हो, बैंक ना लिखा हो। ठीक है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी आपने सही अप्लाई किया हो। ये बात किसकी आती है, टाइटल्स की आती है। टाइटल्स भी आपने सही डेबिट और क्रेडिट किए हो और उसकी अमाउंट भी आपने एप्रोप्रिएट लिखी हो। तो अगर आपकी अमाउंट गलत है या फिर अगर आपके टाइटल्स गलत है तो आपकी एंट्री गलत मानी जाती है। एंट्री को सही होने के लिए टाइटल्स और अमाउंट दोनों का सही होना जरूरी है, तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा एक एंट्री का। तो 8 मार्क्स आपकी एंट्री के हो गए। ठीक है, और हम बात करते हैं हेडिंग की, तो नॉर्मली देखिए ये चेंज हो सकता है, नॉर्मली आपके हेडिंग का जो है वो 1 मार्क होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने बताया था इंडेंटेशन के नॉर्मली आपके 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि नरेशंस के भी अपने मार्क्स होते हैं। नरेशंस के नॉर्मली 1.5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप प्लस करें 9, 11 और 12.5, यानी कि अगर आप जनरल के क्वेश्चन में 12.5 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। 12.5 मार्क्स लेने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने एंट्री सही बना ली, अमाउंट भी सही लिख दी तो आपको मिल जाएंगे। आपको हेडिंग प्रॉपर देनी है, इस तरह से अननेसेसरी चीज़ों को हटाना है। ठीक है, आपको नरेशंस प्रॉपर्ली लिखनी है। ठीक है, आपको इंडेंटेशन में एक एप्रोप्रिएट गैप देना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखेंगे, इन तमाम चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो उस वक्त आपको 12.5 आउट ऑफ 12.5 मार्क्स दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल में जो कॉमनली नोन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और उसको आप अपने बोर्ड के पेपर में अप्लाई करेंगे।
ठीक है। अपने अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे जो कि है लेजेंड पोस्टिंग इन ट्रायल बैलेंस। इसमें कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और हमें किन छोटी छोटी बातों का और बाजों का टेक्निकल बातों का ख्याल रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।